हेलो एवरीवन। हम लेक्चर 10 लेके आए हैं। लेक्चर ये 10 है हमारा सीरीज का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में बैलेंस सेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी बीम में, रेक्टेंगल बीम में, ये हमारा जो अगर ये बैलेंस सेक्शन है तो उसका वजह क्या है, किस वजह से बैलेंस है, ये हम थोड़ा सा और बड़े फिगर में बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए यहाँ स्टील की मात्राएं लगी हैं और हमने आपको ये स्टील लगा हुआ है, ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है और इस डायमेंशन को हमने किया है बी इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन कह सकते हैं, और इसके टॉप फाइबर से इसके सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारा d है, इफेक्टिव डेप्थ इसको बोलेंगे। और यहाँ से इफेक्टिव कवर के लिए इस सेंटर से यहाँ तक आउटर की डिस्टेंस को आप d डैश बोल सकते हैं। d डैश इज इफेक्टिव कवर, या और इसके बॉटम से जो जाएगा वो है आपका नॉमिनल या क्लियर कवर। तो इस तरह से हमारा ये न्यूट्रल एक्सिस अगर ये बैलेंस में है तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। बैलेंस सेक्शन है तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम किसी रेक्टेंगल बीम के क्रॉस सेक्शन को इस तरह से ड्रा करें। जितने नंबर ऑफ बार्स हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि ये सेम डाया का है 4 नंबर्स, सपोज करो 12 5। तो आपने ये डाल दिया है कि ये 4 नंबर की सरिया इसमें, इस तरह से इसको डिफिक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जरूरत समझेंगे तो यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर हमारी जरूरत के हिसाब से ये हम लोग स्ट्रेस डायग्राम ड्रा करेंगे। ये वी आर ड्राइंग स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से। तो ये वैल्यू जो है क्या है हमारी, यहाँ पर अगर बैलेंस है तो सिग्मा सी की जगह सिग्मा सी बी सी हो जाएगी और यहाँ सिग्मा एस की जगह सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगी। ये आप लोग अच्छी तरह से ड्रा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि इस डेप्थ को एक्सी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे। और यहाँ दो फोर्सेस हम लोग कर रहे हैं, एक फोर्स जो यहाँ पर लग रहा है उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं और इसके CG में जो लग रहा है उसको हम C से डिनोट कर रहे हैं। और C की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है XC/3 है। और लीवर आर्म हमने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच को, वो लीवर आर्म है, वो है आपका दैट इज इफेक्टिव डेप्थ माइनस XC/3। दिस इज योर लीवर आर्म। तो हम लोग इस फिगर को यहाँ पर बना दिए हैं और हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे थे पिछले जो लेक्चर में कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंक्रीट के लिए C इंटू लीवर आर्म किया था हमने। तो C की वैल्यू हमने क्या रखा था, C की वैल्यू रखी थी 1/2 सिग्मा CBC, राइट। B इंटू XC एरिया, this is your area, this is your average stress multiply by lever arm D minus XC/3। इस तरह से हमने डिराइव किया था। तो इसकी वैल्यूज हमने क्या किया था, XC बराबर क्या रखा था KD, K की वैल्यू हमने क्या रखा था 1/1 प्लस सिग्मा ST/m सिग्मा CVC। ये वैल्यू हमारी, आप इसको याद रखिएगा, और के बराबर इतना है। और हमने लिखा था J इज इक्वल टू 1 माइनस K/3। तो ये कोफिशिएंट्स हैं, ये तो न्यूट्रल क्रिटिकल न्यूट्रल कोफिशिएंट है, ये लीवर आर्म कोफिशिएंट है। और एक चीज हमने और यूज किया था Q, मोमेंट रेजिस्टेंस कोफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर बीम।
मोमेंट रेजिस्टेंस कॉन्फिगर। इनको हमने जो समरी में लिखा था ये यूज किया था हमने, और इसके माध्यम से हम लोग कहाँ पहुंचे थे, इसको 1 मिनट के लिए हम मिटा देते हैं, आप यह रखें ध्यान, तो यहाँ कर देते हैं। दैट इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 निकल के हमारे आए थे, mr इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे बी डी स्क्वायर। और इस वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, ये Q से डिनोट किए हैं। Q क्या है, mr कोफिशिएंट है, क्योंकि हाफ ही कोफिशिएंट सिग्मा सीबी और K और J इनकी वैल्यू आप बैलेंस के लिए आगे निकाल सकते हैं। तो Q बराबर आप ये वैल्यू रख देंगे 1/2, याद रखेंगे सिग्मा सीबीसी के इंटू जे, ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये mr दूसरा जो स्टील का निकालना है, स्टील से mr इक्वल टू T इंटू लीवर आर्म। तो T बराबर हमने कहा था कि AST इंटू सिग्मा ST डिवाइडेड बाई JD, क्योंकि लीवर आर्म को हम JD से दिखा देते हैं। JD से कैसे, J इक्वल टू 1 माइनस K/3 जैसे निकाला था मैंने। क्या होता था, लीवर आर्म क्या थी, लीवर आर्म इक्वल टू D माइनस XC/3, तो D माइनस XC बराबर KD कर दिया था बाई 3, तो D आपने कॉमन लिया तो 1 माइनस K/3 आया। तो K/3 1 माइनस K/3 को J से डिनोट करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि इन दोनों के रिलेशन से हम जब डिजाइन करते हैं तो कैसे यूज करते हैं। यहीं से आप जो भी डिजाइन करेंगे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सेक्शन में अगर मान लीजिए सपोज करिए आपको विड्थ दिया है, बीम की विड्थ दी है, तो mr आपको बैलेंस सेक्शन का मालूम हो जाएगा QBD स्क्वायर। अगर विड्थ इज नोन, मान लीजिए 230 या 250 मालूम है, B इज नोन, B आपको नोन है, इतना चौड़ी आपकी बीम है लेकिन डेप्थ नहीं मालूम है, तो इस फार्मूले से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से D को कैलकुलेट करेंगे। D इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय QB, D इक्वल्स टू √/mr/QB। तो Q की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इससे क्या हुआ, आपको D की कुछ वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D, वैल्यू आपको मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ D आप फाइंड आउट कर लेंगे, D की वैल्यू निकल आई कि उसकी डेप्थ कितनी होगी। ये चीजें हम प्रैक्टिस में करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, फिर इसमें कितनी सरिया लगेगी, AST कैसे निकालेंगे। AST जो है ये आप कैसे कर सकते हैं, ये ST इज इक्वल टू mr बाई सिग्मा ST इंटू JD। आपको मालूम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, सिग्मा ST की भी वैल्यू मालूम है। मान लीजिए Fe 250 ले रहे हैं तो 250 का 140 हो गया, और JD ये सब मालूम है, तो AST स्टील का जो एरिया है वो निकल आएगा। दिस विल गिव यू एरिया ऑफ स्टील इन mm स्क्वायर। इस mm स्क्वायर को आप AST को नंबर ऑफ बार्स में तब्दील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने A5 मान लीजिए 12 5 लिया है, कितनी सरिया लगेंगी, मान सपोज करिए इसमें कुछ आती है, तो इसमें AST डिवाइडेड बाय A5 of 12 mm सरिया will give you number of bars। नंबर ऑफ बार्स, अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो भी आप सरिया के एरिया के हिसाब से इसको कैलकुलेट। इसके लिए हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि कैसे आप एरिया को दिमाग में रखेंगे, अगर कोई वैल्यू आ गई तो कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके लिए भी हमने बताया था। जैसे मान लीजिए आप 12/5 से शुरू करेंगे बीम में, 12 mm डाया, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, इक्वल्स टू पॉइंट, अगर मान लीजिए 4 से दिया 4 नंबर्स बार्स हैं, तो एक नंबर हमको दिखाना 1 नंबर है, 1 नंबर का निकालना है, तो 1 नंबर का निकाल लेते हैं A5, तो π/4 12 स्क्वायर, π/4 को लिखेंगे 0.785 12 स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 0.785 मल्टीप्लाई बाई 144। आप गुण इसको देख लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी 101 या समथिंग लग जाएगी, तो इसका मतलब ये हो गया। इसी तरह से आप 16/5 का भी निकाल लीजिए, 16/5 का, 25/5 का, 25/5 का,
तो ये हमको याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो हम उसके हिसाब से वहां पर एडजस्ट कर देंगे। तो ये वैल्यूज हम लोग निकाल लेंगे, 0.785 से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास हम जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो हम इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास ये आ रहा है कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इसके कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। पिछले वाले चैप्टर में हमने बताया था कि P परसेंटेज ऑफ स्टील, P की वैल्यू हम लेगा, या PT से कोई लिखता है या P से लिखेंगे या PT से भी ले सकते हैं। P इक्वल टू 50K सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई सिग्मा ST। दिस इज ए परसेंटेज ऑफ स्टील। ये इस फार्मूले की मदद से आप ऑलवेज P की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं? K है, J है, Q है, ठीक है, K J Q और P। ये हमारे कांस्टेंट हैं जो हम बराबर यूज करेंगे, दिस कांस्टेंट टू बी यूज्ड। तो यहां पर क्या है कि हम जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप स्टील ले लें, ग्रेड ऑफ स्टील ले लें, और यहां ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लें, कंक्रीट ले लिया। तो इसके बाद इसके रिस्पेक्ट में हम यहां पर K की वैल्यू, J की वैल्यू, Q की वैल्यू और P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये हमारे प्रैक्टिस में रहेगा तो हम इसको याद भी कर सकते हैं। ग्रेड ऑफ स्टील जैसे मान लीजिए आपने Fe 250 लिया और यहाँ पर M15 ग्रेड की कंक्रीट ले लिया आपने। इसी तरह से Fe आपने 250 लिया, यहाँ पर आपने Fe 250 लिया था, Fe 415 ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के Fe 415 ले लिया आपने। यहाँ पर M15 एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका, एक माइल्ड स्टील के साथ और एक जो है आपका टॉर स्टील या Fe 415 के साथ, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका Fe 250, ठीक है, और M20 का हो जाएगा। और इसमें फिर एक कॉम्बिनेशन आपका इसमें हो जाएगा Fe 415 415 M20 का हो जाएगा। तो इसमें K J Q की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना वैल्यू होगा और उस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था या किया था उसको आप प्रैक्टिस में यूज करेंगे और उस वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। बाय द वे हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो वैल्यूज हमको मिल करके आ जाएगी। कुछ हम आपके लिए तो यहां पर जैसे सपोज करिए कि हम लोग Fe 250 के लिए ये 0.4 है और 0.87 और Q की वैल्यू 0.87 और ये 0.71 और इसके लिए है 0.29 कॉम्बिनेशन के लिए, और ये वैल्यू दूसरी हमारी है 0.90 और ये है 0.65 और इसका परसेंटेज है 0.31 परसेंटेज है। इसी तरह से अगर आप M20 का देखेंगे तो M20 के लिए ये कॉम्बिनेशन हमारा वाइड स्टील का है जिसमें 0.4 0.87 सेम है यहाँ और 1.21 ये है, ये वैल्यू 1.21 है और ये वैल्यू हमारी है 1%। इसी तरह से अगर आप M20 415 के देखेंगे तो हमारा ये है 0.29
0.90 और यहाँ वैल्यू है आपकी 0.91 और यहाँ पर वैल्यू है 0.44। ये वैल्यूज आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। Fe250 मीन्स इसका सिग्मा एस की कितनी वैल्यू होगी 140, ठीक है, इसका 230, इसका 140, 230, इसी तरह से इसका 5, इसका भी 5, इसका 7, इसका 7, ये सिग्मा CBC। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम Fe250 15 ले रहे हैं तो इसमें K का मान क्या है 0.4 और J का मान 0.87 और Q का मान भी 0.87 और परसेंटेज स्टील जो निकल के आ रही है वो 0.71 है। इसी तरह से जब 415 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 0.29 आ रहा है, तो दो ही फिगर है, 0.29 आएगा या 0.4 आएगा। अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ तो 0.4 आएगा, अगर आप रॉ स्टील यूज कर रहे हैं तो 0.29 आएगा। दूसरा यहाँ ध्यान देने की 0.9 कब आ रहा है जब आप Fe415 यूज कर रहे हैं, जब आप इसके 415 यूज करें तो 0.9 आ रहा है, नहीं तो 0.87 आ रहा है, 0.87 आ रहा है, ये 0 है। तो इसका मतलब हुआ कि माइल्ड स्टील का कॉम्बिनेशन के साथ आपका जो ये K की वैल्यू आ रही है वो 0.4 और J की वैल्यू जो आ रही है 0.87 है, 87 है। Q की वैल्यू के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, Q तो खैर डिफरेंट है, लेकिन इसी तरह से अगर आपने HYSD यूज कर रहे हैं कॉम्बिनेशन के साथ तो ये आपका 0.29 और ये 0.90 आ रहा है। ये ध्यान देने की बात है, ये क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल में किसी में पूछा जाता है, बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब यहाँ पर हम इसको अभी विराम देते हैं और नेक्स्ट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि बीम जो है हमारी बैलेंस के बाद और क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ बीम्स में हम केस 2 में जाएंगे। तो बीम क्या हो सकती है, बैलेंस के अलावा क्या हो सकती है, दो कैटेगरी और आ जाएंगी, दैट इज सेकेंड अंडर reinforced beam and third is over reinforced beam। ये बीम जो है आपकी अंडर हो सकती है कब, जब यहां पर जो आपने बैलेंस के लिए अंडर reinforced का मतलब हुआ reinforced beam, अंडर reinforced beam वो बीम है जिसमें स्टील की मात्रा बैलेंस स्टील से कम है। The quantity of it, this is the section in which quantity of steel is less than balance section, balance steel, economical steel। इसका मतलब हुआ कि AST जो है आपका AS लिखें इज लेस देन AST। तो क्या होगा, मान लीजिए आपने 4 सरिया लगाई थी, AST के लिए 4 नंबर बार्स थे और अब आप 3 नंबर बार्स यूज कर रहे हैं, दिस इज 4 नंबर्स और यूजिंग 3 नंबर्स। जब 3 नंबर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आपने 4 लकड़ी दी है तो उसमें ताकत जब लगाएंगे 4 लकड़ी का इक्वली रेसिस्ट कर लेगी, लेकिन जब 3 लकड़ी होगी सेम स्ट्रेस में आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तो क्या करेगा, ये जल्दी से फेल होने की टेंडेंसी इसमें हो जाएगी, क्योंकि वो एक लकड़ी एक चीजें इसमें कम हो गई है। तो जो ताकत आप 4 को वहन करना था अब 3 के द्वारा वहन किया जा रहा है, तो 3 जब वहन करेगा तो ये जल्दी से स्ट्रेस अपने पहलू को पहुंच जाएगा। मीन्स स्टील रीचेस इट्स स्ट्रेस फर्स्ट, ये कंक्रीट के पहले पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रेस जो है वो इसमें नंबर ऑफ बार्स कम होने पे ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए जल्दी से पहुंच जाएगा और कंक्रीट जो है अभी पहुंच नहीं पाई होगी। तो इसलिए इसमें स्टील का फेल्योर आने का चांस हो रहा है, इसलिए स्टील will govern the design।
स्टील का, इसका मतलब हुआ कि जो सिग्मा एस आप लेंगे उसकी जगह सिग्मा एस टी वैल्यू आप अडॉप्ट कर सकते हैं। दिस इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन स्टील के जो स्ट्रेस है उसको सिग्मा एस टी अलाउबल परमिसिबल स्ट्रेस के बाद आप ले लीजिए, उसके हिसाब से हम डिजाइन करेंगे। दूसरा, अब ये न्यूट्रल एक्सिस के क्या साथ होगा, जैसे यहाँ पर स्ट्रेस है, यहाँ पर काम कर रही है, तो अब चूंकि ये यहाँ पर मात्रा हमने कम कर दिया है, तो इस सेक्शन को बैलेंस के लिए, कंक्रीट और स्टील को बैलेंस करने के लिए जब इसकी मात्रा आप कम करोगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि मोमेंट एरिया का मोमेंट जो है इसके रिस्पेक्ट में था, इन दोनों बराबर आ रहे थे, लेकिन जब आपने यहाँ एक सरिया कम कर दी तो आपको यहाँ कम करेंगे तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए आपने क्या किया, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ये है आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एबव क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो इसमें क्या समझ में आया कि अंडर अगर बीम है तो एक्से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज लेस देन एक्सी, एक्सी इंप्लाइज अंडर रीइंफोर्स बीम। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू, ये हम बार बार यूज करेंगे, एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन। कहने का मतलब हुआ कि ये जो सेक्शन है इसका जो एरिया है वो कंक्रीट के एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट बराबर होना चाहिए। जब यहां पर आपने एक स्टील कम कर दी तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए कंक्रीट को कम करना पड़ेगा और इसकी न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इस टाइप में बीम का जब आप शिफ्ट करोगे तो सपोज करो यहां आ गया इसकी न्यूट्रल एक्सिस, तो अब ये तो स्ट्रेस यहां बढ़ के आ गया मान लीजिए इस पॉइंट पे, अब ये यहां से इस तरह जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो सिग्मा सीबी वैल्यू से कम वैल्यू यहां पर है ये कम हो जाएगी यहां पर, और ये जो है क्या है, ये आपका स्ट्रेस है यहां पर क्योंकि शिफ्ट हो गई है, इसलिए ये एरिया आपका रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, एम आर, जो बैलेंस अंडर इनफोर्स में होगा, अंडर में होगा, वो बैलेंस से कम हो जाएगा, इज लेस देन बैलेंस मोमेंट। इसका मतलब हुआ अंडर इनफोर्स में जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कम वैल्यू देगा, कम वैल्यू देगा। क्यों कम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि आप इस डायग्राम्स के द्वारा ये न्यूट्रल एक्सिस यहाँ शिफ्ट हो गई है, उसके बाद ये स्ट्रेस डायग्राम टेंशन की वजह से जो मोमेंट आएगा वो हम कैरी करेंगे, तो टेंशन में जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर स्टील की मात्रा कम है, स्ट्रेस है लेकिन स्टील की मात्रा कम है, जैसे बैलेंस में क्या होता है एएसटी आप यूज करते हैं, यहाँ पर जो है एएसटी से कम यूज कर रहे हैं, सम परसेंटेज एएसटी एएस यूज कर रहे हैं, तो एएसटी एएस इज लेस देन एएसटी। जब लेस हो रहा है तो इसके साथ परमिसिबल स्ट्रेस से गुणा करेंगे, एमआर क्या होगा, एएस मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एसटी इंटू डी माइनस एक्सी बाई 3 एक्स एक्चुअल बाई 3, ये होगा वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, ये कम हो गया, दिस इज रिड्यूस, तो इसकी वजह से आपका एक्स भी देख रहे हैं, एक्स कहाँ जा रहा है, एक्स की वैल्यू भी कम हो जा रही है, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अंडर रीइंफोर्स में कम हो जा रहा है। तो हम यहाँ रिजल्ट में पहुंचते हैं, थोड़ा सा हम इसको समराइज करेंगे, आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम में क्या घटना हो रही है जिसकी वजह से इसका मोमेंट हमारा कम हो रहा है। तो 2 पॉइंट्स निकल के आए हैं, एक नंबर ये न्यूट्रल एक्सिस लाइज एबव क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। दूसरा स्टील रीचेज इट्स परमिसिबल स्ट्रेस फर्स्ट, क्योंकि ये ज्यादा वेल्युरेबल हो गया क्योंकि सरिया की संख्या हमने कम कर दी। तीसरा, स्टील will govern the design, govern the design, डिजाइन को ये गवर्न करेगा
इसलिए सिग्मा एस की वैल्यू जो है आप सिग्मा एस की लेके डिजाइन करेंगे। और मोमेंट को कैसे निकालेंगे, एम आर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ए एस जो यूज किया है इतने सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स एक्चुअल बाई 3, इससे आप फाइंड आउट कर लीजिए। पांचवा पॉइंट क्या निकल के आया है कि मोमेंट जो एम आर है अंडर ग्रीन फोर्स का इज लेस देन एम आर बैलेंस, ये निकल के आएगा। छठा ये कर सकते हैं कि एक्स एक्चुअल इज लेस देन एक्स सी। अब यहां पर परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें तो पीटी जो होगा इसका, पीटी अंडर का इज लेस देन पी, बैलेंस से लेस होगा। तो ये 3, 4, 5 पॉइंट जो भी है, 5 से 7 पॉइंट दिया है, इसके हिसाब से हमारा अंडर इनफोर्स डिजाइन होगा। दूसरा, ये अंडर इनफोर्स डिजाइन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि अंडर इनफोर्स में अगर डिजाइन करेंगे तो क्रैक्स वगैरह का इंडिकेशन आएगा, फेलोर होगा स्टील तो वो उसमें क्रैक देगा, क्योंकि वो डक्टाइल मटेरियल है, इसलिए वो कहीं ब्रिटल तो है नहीं, इसलिए ये फेलोर हमें एक्सेप्टेबल है। द फेलोर इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने लायक है, क्योंकि फेलोर में इंडिकेशन होगा, वेकेट करना है, बिल्डिंग खाली करनी है, तो आपको पता लगा है कि ये बिल्डिंग फेल होने वाली है, इसमें क्रैक्स या इंडिकेशन आ गया है, तो हम इसको खाली कर दें या जो भी इसके पास प्रिकॉशनरी मेजर लेना है वो ले सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हम अंडर इनफोर्स बीम को करेंगे। अब ये देखना है कि हम कैसे इस बीम में पता करें कि ये बीम कोई भी सरिया दी गई है तो ये अंडर है या ओवर है, तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप्स ऑफ डिजाइन, स्टेप्स ऑफ डिजाइन। तो आपको क्या दिया है, मान लीजिए आपको ये बीम दी गई है और ये डी भी दिया है और ग्रेड ऑफ स्टील कंक्रीट दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड कंक्रीट गिवन, बी एंड डी गिवन, एएस की मात्रा भी दिया गया है गिवन, और आप मॉडर्न रेशियो निकाल सकते हो 280/3 सिग्मा सीबीसी निकाल सकते हो। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, सबसे पहले कोई भी बीम इस तरह हो तो हम क्या करेंगे केस में, स्टेप 1 तो आपकी जो डाटाज हैं उनको लिख लें आप, जैसे मान लीजिए बी बराबर समथिंग है 250 mm जो भी है आप लिखते हैं, डी बराबर मान लीजिए आपका 400 है तो 400 आपने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद एएसटी की जो मात्रा है मान लीजिए आपको 4 नंबर बार दिया है 5/4 × 12 स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू है आप निकाल के रख दें, जो भी है मान लीजिए ये 400 समथिंग आए, 401 है, जो भी आए वो mm आपने लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा m का भी मान आप स्मॉल m का मान 280/3 सिग्मा सीबीसी से निकाल लेंगे। स्टेप नंबर 1 में ये वैल्यू आप लोग रख लेंगे, तो ये जो भी है 280 मान लीजिए आपका 3 × 5 है तो 18.66 ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये वैल्यूज आप स्टेप नंबर 1 में ये चीजें रख लें जिससे आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकें। अब आएंगे हम स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम ये पता करेंगे कि ये बीम किस तरह की है, तो हमारे फार्मूला स्टेप नंबर 2, फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो एक्चुअल के लिए क्या करेंगे, एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन करेंगे। ये है एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन जोन, टेंशन इक्वल्स टू एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन। तो अब आप देखो कैसे क्या करेंगे इसको स्टेप नंबर 2 में। इसको करेंगे, देखिए यहाँ पर सपोज करिए ये यहाँ पर आ रहा है, कोई भी हमको मालूम नहीं है, ये इस पॉइंट टाइप आ रहा है, तो यहां से क्या है, ये डिस्टेंस जो है इसकी एक्स ए है, और ये डिस्टेंस यहां से हम लोग जो यहां से कर रहे हैं वो आपकी इस पॉइंट से आएगी डी माइनस एक्स ए हो जाएगी डिस्टेंस। तो आपको अगर ये एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन लेंगे या ये टेंशन लेंगे तो क्या है, ये इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया है, ये m × as के बराबर हो गया है, m × as के बराबर।
तो मोडल रेशियो मालूम है आपको, m/as हो गया, ये तो एरिया हो गया, इक्विवेलेंट एरिया मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस कितना है d - x, ये किसके बराबर होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन b × x और कितने पे लगेगा, ये आधे पे लगेगा इसके x/2 एरिया हो गया, bx एरिया हो गया और इसका न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मोमेंट क्या हो गया x/2, क्योंकि cg x/2, इसकी cg यहाँ सेंट्रॉइड से है तो वो d - x है। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई bx, ये लिखिए x²/2 = m/as d - x लिख दिया है, अब x से आप रख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये सेकेंड डिग्री का कर्म होगा, तो इसको हम लोग श्रीधराचार्य के फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। x = -b ± √b² - 4ac / 2a से आप इसको फाइंड आउट कर लोगे, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू x आपको निकल के आ जाएगी। अब आप क्या करोगे सेकेंड इसकी इसी स्टेप में आप स्टेप 2 में ही आप लिखोगे कि s क्रिटिकल की वैल्यू क्या होती है, x क्रिटिकल = k × d। आपको मालूम है अगर m50 लिया है तो 0.4 × d हो जाएगा। अगर आपने मान लीजिए आपने Fe लिया है 250 तो ये मालूम है, अगर Fe 415 आपने लिया है तो ये 0.290 हो जाएगा। तो ये इससे वैल्यू एक निकल के आएगी आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें इसी में आप स्टेप 3 करके लिख दीजिए, कंपेयर x एक्चुअल एंड x क्रिटिकल। x एक्चुअल क्रिटिकल आपने निकाला, उसको कंपेयर कीजिए। इफ इसमें केस क्या होगा, इफ x इज लेस देन x, ये होगा अंडर रीइंफोर्स बीम, और इफ x बराबर x तो ये होगा बैलेंस बीम। अगर x इज ग्रेटर देन x तो ये क्या होगा, ओवर रीइंफोर्स बीम। दिस इज ओवर रीइंफोर्स बीम हो जाएगी। तो ये 3 केसेस आप लोग समझ में आ जाएगा। आप सपोज करिए कि ये अंडर रीइंफोर्स बीम आई, x इज लेस देन x, ये वाला केस आया हमारा, तो क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो स्टील विल गवर्न द डिजाइन, और मोमेंट क्या हो जाएगा, as × सिग्मा st, माने सिग्मा s को आप सिग्मा st के बराबर यूज करेंगे यदि ये बीम अंडर है। तो हमने बताया था कि अगर अंडर बीम है तो स्टील विल रीच द स्ट्रेस फर्स्ट, तो इसलिए इसके जो स्ट्रेस हम दिए थे पहले माने थे वो सिग्मा st के बराबर हो जाएगा, और इसमें d - x/3 से आप लोग इसका मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा स्टेप नंबर 3 से मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, सॉरी 4 से कैलकुलेट कर लिया। तो ये स्टेप वाइज हम लोग ये काम कर सकते हैं। इस तरह से सिंगली रीइंफोर्स बीम में अंडर रीइंफोर्स को हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं डबली रीइंफोर्स बीम, सॉरी ओवर रीइंफोर्स बीम। अगर ये केस ऐसा हो कि आप फाइंड आउट करें कि XA इज ग्रेटर देन XC इंप्लाइज ओवर रीइंफोर्स बीम, इस सेक्शन में, इस काट में आप कर सकते हैं में इस्पात प्रबलन की मात्रा मितव्ययी भी बोलते हैं, मितव्ययी प्रबलन की मात्रा से अधिक है। अगर अधिक होगा तो क्या होगा, यहां डायग्राम में देखने की कोशिश की जाए, क्या होगा अधिक होगा तो, अगर आपका मात्रा अधिक हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर डायग्राम में अगर हम देखेंगे, डायग्राम देखिए आप, और थोड़ी देर के लिए बता देते हैं। ये मान लीजिए आपकी न्यूट्रल एक्सिस है और ये 4 नंबर बार है, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो नाउ द एरिया जो यहां पर स्टील रखा है वहां पर ये बढ़ गया, संख्या बढ़ गई, तो AS इज ग्रेटर देन AST से बड़ी हो गई।
तो दिस वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो ज्यादा हो गई बैलेंस की, तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस थी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ये थी, CNA थी। लेकिन जब ये एरिया बढ़ गया तो मोमेंट, एरिया मोमेंट क्या होगा, एरिया मोमेंट क्या होगा, MAS जो बढ़ गया है इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जब ये बढ़ गया, दिस इज इंक्रीज, तो x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, तो क्या करेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। दिस इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्योंकि ये मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि स्टील की मात्रा बढ़ गई है, तो हमारा क्या है, एरिया मोमेंट क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन। जब आप बैलेंस से इस मात्रा को AS को बढ़ा दिया, तो यहां क्या है, हमारा एरिया मोमेंट क्या होता है, MAS इंटू D माइनस एक्स होता है। ठीक है, अब आप बैलेंस में क्या था, यहां पर लाई करती थी, जब ये मात्रा बढ़ गई, मैंने इंक्रीज हो गई, तो ये इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, इस वैल्यू को डिक्रीज होना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इस केस में आपकी न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिससे ये सेक्शन को बैलेंस कर सके। क्रॉस सेक्शन माने कंक्रीट का एरिया थोड़ा बढ़ जाए, जिससे इसका एरिया मोमेंट और इसका एरिया मोमेंट बराबर हो जाए। किसी भी हालत में एरिया मोमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन विद रिस्पेक्ट टू दी न्यू क्रिएटेड एक्सिस। तो यहां पर आपका क्या हो गया कि XC इज ग्रेटर देन XC इंप्लाइज ओवर इनफोर्स्ड बीम। अगर ओवर इनफोर्स्ड बीम हुई तो कंक्रीट क्या करेगी, क्योंकि कंक्रीट का एरिया आपने यहां पर बढ़ा दिया है, पहले कम था, अब जब बढ़ गया है तो कंक्रीट रीचेज इट्स स्ट्रेस फर्स्ट। तो जैसे केस में कंक्रीट रीचेज इज फर्स्ट, तो सिग्मा CB जो था वो सिग्मा CBC के बराबर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेंगे आप, C इंटू लीवर आर्म करेंगे। तो C की वैल्यू क्या है, आप देखो C बराबर 1/2 सिग्मा CBC ले लेंगे आप, B इंटू एक्स एक्चुअल ले लेंगे, एरिया हो गया, दिस इज योर C इंटू लीवर आर्म D माइनस एक्स, दिस इज योर मोमेंट, दिस इज योर मोमेंट। तो यहां पर इसको अगर समराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समराइज करेंगे, अब ये ओवर इनफोर्स बीम है, तो ओवर इनफोर्स का मतलब हुआ कि बीम में कंक्रीट का फेलोर पहले होगा, कंक्रीट फेल्स फर्स्ट। तो कंक्रीट का फेलोर नॉन एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटल फेलोर है, आज सडन फेल हो जाएगा, क्रैक वगैरह नहीं दिखाएगा, बस ये बीम पूरा क्रैक गिर जाएगी पूरी। तो ब्रिटल फ्लोर है, कंक्रीट फेलोर इज ब्रिटल फ्लोर, ब्रिटल जैसे चाक वगैरह होती है उस तरह से टूट जाएगा, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम बीम डिजाइन बैलेंस कर सकते हैं, अंडर कर सकते हैं, लेकिन ओवर नहीं करेंगे। अगर ओवर की स्थिति आती है तो हम इसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम में ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये हम समझ गए हैं कि ये चीजें क्या हैं, और अगर थोड़ा टाइम है तो एक क्वेश्चन जो आपके SSC JEE में जो आया था उसको हम लोग 2009 में आया था, उसको हम लोग करते हैं। 2009 में SSC JEE 2009 में एक क्वेश्चन जो आया था, उसको अगर टाइम है तो हम कर रहे हैं फाइल में। तो ये क्वेश्चन है 2009 का, ये क्वेश्चन है, ए reinforced concrete beam 400 by 400 mm by 650 mm, लिखा है इफेक्टिव, बीच में इफेक्टिव माने डी को दिया है, इफेक्टिव इन सेक्शन इज reinforced, इन सेक्शन is reinforced with three bars with 28 mm pipe, 28 mm
if the effective span is 5 meter, 5 meter, find the concentrated load, find the concentrated load the beam can support, beam can support at the center, इसमें दिया है आपका assume M20 grade of concrete and Fe250 और मॉडल रेशियो दिया है 13.33। ये आपका एक क्वेश्चन है जो 2009 में एसएससी जेईई में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लो कि अगर आप टाइम है तो हम बता दें। रीइंफोर्स कंक्रीट बीम, इसका सेक्शन ये है, तो हम यहाँ एक बीम बनाते हैं स्टेप नंबर 1 में। यहाँ पर जल्दी से देखते हैं कैसे इसको कर लेंगे हम लोग, और नहीं तो दोबारा भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बीम है इस तरह का, जिसका जो सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, और इस पर एक कंसंट्रेटेड डब्ल्यू लग रहा है। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन का लग रहा है सपोज करिए यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है इसकी 5.0 मीटर है, ठीक है ना। तो बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन जो भी बना हुआ है बीम, आप देख सकते हैं इस तरह से बीम का क्रॉस सेक्शन। तो बीम का क्रॉस सेक्शन ये कर दो, क्रॉस सेक्शन क्या है, ये है आपका, ये है आपका क्रॉस सेक्शन क्या है 400। ये बी बराबर है आपका 400, दिस इज योर बी, दिस इज योर 400। और यहां पर सरिया कितनी लगी है, 3 नंबर की, 3 सरिया लगी हैं, जिनके सेंट्रॉइड से इनके बीच की दूरी है 650 mm। और इसका कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये हमें पता नहीं है, NA होगा। इसका एक स्ट्रेच डायग्राम भी होगा जो हम लोग ट्राई कर लेंगे इस तरह से। ये वैल्यू होगी, ये यहाँ पर सिग्मा CB, यहाँ सिग्मा S/M, और ये जो हमारी सरिया है ये इक्वलेंट टू M × AS हो जाएगी। इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे ये बीम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है, तो इसमें हम कैसे इसको देखें कि किस तरह की अंडर है, ओवर है या बैलेंस सेक्शन है। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम जाएंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया हो, इसको बता देते हैं, और फिर हम यहाँ पर 28 mm की 3 सरिया है, यहाँ लिख देते हैं इसको 28 की 3 नंबर्स 28 5, ये सरिया है, 3 नंबर आपकी सरिया है इसमें है। तो हम ये कैलकुलेशन किए हुए हैं, तो हम आपको यहाँ डिस्कस कर देते हैं कि अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में जाएंगे हम। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो आपके पास डाटाज हैं उनको रखेंगे। डाटा रख दीजिए आप, डाटाज क्या क्या हैं, एक तो बी बराबर है आपकी 400 mm, डी इफेक्टिव डेप्थ बराबर है 650 mm, मॉडर्न रेशियो कितना है 13.33 है। इसके अलावा आपका AST कितना है, AS बराबर AST नहीं AS कर रहे हैं कि दैट इज 3 नंबर है, π/4 मल्टीप्लाई बाई 28 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारी जो निकल के आ रही है 28 स्क्वायर 81846.32 mm स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट पहले से कर रखा है, ये वैल्यू निकल के आ रही है। अब हम क्या करेंगे, XC, आप स्टेप नंबर 2 में जाइए, आप लिख सकते हैं XC = 1/1 + सिग्मा ST
बाई एम सिग्मा सी वी सी इंटू डी। तो आप इसमें इसको करें या ना करें, जैसे आपने यहाँ पर एफ ई 250 लिया है तो इसका मतलब ये हुआ ये 0.29 इंटू डी होगा, तो 0.29 इंटू 650 आप कर लो। तो ये वैल्यू निकल के आई है करीब, ये एफ ई 250, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट के लिए, ये यहाँ पर आपका 0.4 आएगा, क्योंकि हम माइल्ड स्टील ले रहे हैं तो माइल्ड स्टील के लिए ये आपका वैल्यू निकल के आएगा 0.4 इंटू डी। तो 0.4 इंटू डी आप कर लीजिए 650, ये वैल्यू निकल के आ गई। 650 को आपने गुणा किया तो ये आपका आया 260 गुणा कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 26, ये यहाँ पर आ गया। अब स्टेप 2 में जाएंगे हम, अगर आपके पास टाइम है ये आप नोट कर लीजिए, आप यहाँ ये फार्मूला भी लगा करते हैं, या आपको याद हो तो आप यहाँ पर इसको पुट कर देंगे डायरेक्ट। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट वगैरह में डाल के। तो यहाँ पर ये आ गया, स्टेप 2 में जाएंगे हम। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट, फाइंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो क्या करेंगे, एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन इक्वल टू एरिया मोमेंट ऑफ टेंशन यहाँ लिखेंगे। तो एरिया मोमेंट ऑफ कंप्रेशन क्या है, यहाँ पे बी इंटू एक्स, एक्स बाई 2 तो एक्स स्क्वायर बाई 2, या आप लिख दें एम इंटू ए एस डी माइनस एक्स, इस फॉर्मूले से। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये 400 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 13.33 हो जाएगा। ए एस की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी 1846.32 और डी बराबर 650 माइनस एक्स। इसको हम जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आपके एक्स की वैल्यू जो निकल के आती है, सॉल्व करेंगे तो हम निकल के आती है, आप कर सकते हैं इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके लिए अगर टाइम नहीं है तो 278.50 देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, 10 मिलीमीटर आती है। यहाँ पर देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करोगे आप इस इक्वेशन को, अगर आप कहें तो सॉल्व करके इसको हम लोग आगे लिख भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है या ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है तो इसको स्टेप वाइज हम लिख सकते हैं, और उसमें वही फार्मूला लगा करके हम लिखेंगे। यहाँ लिख भी देते हैं, इसको कर भी देते हैं। तो 1 मिनट के लिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आपका हो गया, यहाँ लिख दीजिए 200 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13.33 इंटू 1846.32 इंटू 650 माइनस एक्स बाई 3। अच्छा ये एक्स केवल, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ गई है, ये वैल्यू आ गई है। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो भाग देके एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 123.05x माइनस 73834.34। तो यहाँ पर नीचे हम इसको सॉल्व किए हैं, तो माइनस बी मीन्स x इक्वल टू माइनस 123.05 123.05 माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माने 123.05 को होल स्क्वायर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 4 इंटू ये 173,834.34, ये वैल्यू निकल के आएगी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1,
ये वैल्यू निकल के आएगी 123.05 माइनस में प्लस ये वैल्यू हमारी आई थी 557.20/2। तो इसमें से घटा देंगे इसको 557.20 में से 123 घटा देंगे 123.05 घटा दिया। तो यहाँ 15 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 4 434.15 डिवाइडेड बाई 2 का करेंगे 2 दूनी 4 2 1 2 217 आया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका वो वैल्यू कितनी आई थी, दैट इज 260 आई थी आपकी, ये 217 आई है। तो यहाँ पर XA इज लेस देन XC, तो क्या इंप्लाइज अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, AS इंटू सिग्मा ST आप पूरा ले लोगे, D माइनस XA/3। तो यहाँ पर क्या है, AS बराबर कितना है आपने नोट किया था, AS की वैल्यू है 1846.32, 846.32 मल्टीप्लाई बाई 140 क्योंकि लिया है आपने, और ये 650 माइनस XA की वैल्यू आपकी आ रही है 217.07 डिवाइडेड बाई 3। ये इसको आप जल्दी से भाग कर लीजिए, आप देखिए कितनी वैल्यू ये आती है। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारा ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है लेकिन आप ये कैलकुलेट कर ले। मान लीजिए कुछ वैल्यू ये इसमें आएगी, तो ये क्या आएगी, न्यूटन मिलीमीटर में आएगी। तो इस वैल्यू को आप क्या करोगे, किलो न्यूटन में बदलोगे, किलो न्यूटन मीटर में। तो किलो न्यूटन मीटर बदलने के लिए इसका क्या करेंगे, इस वैल्यू में 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर देंगे, माने 6 पॉइंट पीछे जाकर कर देंगे, और इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ जाएगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए जो भी वैल्यू इसकी आती है तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, और चूंकि कैलकुलेटर भी इस समय वर्तमान में नहीं है, तो यहाँ पर ये मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उस बीम में देखेंगे ये, तो इसका मोमेंट क्या होगा, M = WL/4, WL/4 होगा। यहाँ W/2 रिएक्शंस आ जाएंगे, W/2 रिएक्शंस आ जाएंगे, और इसका मैक्सिमम मोमेंट इस पॉइंट पर W2 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो WL/4 ये आपका आ जाएगा, जो इसके बराबर, इस मोमेंट के बराबर कर देंगे आप, तो इससे W की वैल्यू आपकी निकल आएगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक अटेंड करने के लिए धन्यवाद। अब अगली बार हम इसको कैलकुलेटर भी रखेंगे जिससे हम आप लोग सॉल्व कर सकें। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी स्टेप वाइज प्रॉब्लम्स होगी वो हमसे पूछिएगा। अगर कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो भी डिस्कस करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू।